हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 साइंस, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अभी तक हमने जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े, फिर चाहे वो हमारा वाटर हो, फॉरेस्ट हो, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो, उन सब का मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं और उनका मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे सब्सटेंस जो हमको नेचुरली ऑब्टेन हो इन द नेचर, उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। सो जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, लाइक हमारे फॉरेस्ट हो गए, हमारी वाइल्ड लाइफ हो गई, हमारा वाटर हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हम किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, या फिर कहें कि इन रिसोर्सेज को हमको किस तरह से यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारा जो रिसोर्स है एंड स्पेशली हमारा एनवायरनमेंट हमारा एक कंजर्व्ड रहे, उसको कोई भी नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को ना पहुँचे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व करने की या उनको मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसा क्या हुआ या फिर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमको हमारे रिसोर्सेज, हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व, उनको मैनेज करना पड़ रहा है। सो इसका पहला फैक्टर है दैट इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। हमारे पास जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेकिन जैसे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन की एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज उनकी डिमांड इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। एट एक्सपोनेंशियल रेट वो डिमांड बढ़ती 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 चली जा रही है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है, वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। उसको हम अपने शॉर्ट टर्म गेंस के लिए उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उसको मैनेज करना, उसको कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सके और इसका बेनिफिट उठा सके। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि इसका मैनेजमेंट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इसलिए भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिच या फिर हमारे जो इकोनॉमी के जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल पीपल हैं, उनके हाथों में ना जाकर इक्वली डिवाइड हो, एंड जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, स्पेशली लो पीपल्स, उन तक भी रिसोर्सेज इक्वली पहुँचे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे हर इंसान अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट फैक्टर ये है कि जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए जितना भी डैमेज या हार्म हम अपने एनवायरनमेंट को पहुंचाते हैं, ये सब ना हो, इसके लिए भी हम रिसोर्सेज को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमें किसी मेटल को ऑब्टेन करना है तो हम माइनिंग करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को जितना पॉल्यूशन फेस करना पड़ता है या फिर जितना वेस्ट मिलता है, उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। तो ये सब ना हो, इसके लिए भी हमारे रिसोर्सेज को मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड स्पेशली उनकी जो वेस्ट हो, मटेरियल हो, उनका जो गार्बेज हो, उनको भी एक अच्छी तरह से डिस्पोजल करें। ये भी हमारे लिए मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। सो पहला नेचुरल रिसोर्स जिसका हमें कंजर्वेशन पढ़ना है वो है हमारा फॉरेस्ट, यानी कि हमारे जंगल एंड हमारी वाइल्ड लाइफ। तो जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहलाते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पेशीज़, कितनी वेराइटीज़ ऑफ स्पेशीज़ मिलती हैं, ये कहलाती है उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी। तो जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेशीज़ या सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ हमको स्पेशीज़ की सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में मिलती है। हमको फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं। मीन्स हर चीज़, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी मोर, ये सब कुछ हमको मिलता है सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में। इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट कहा जाता है। अब जब हमें किसी भी चीज़ से इतनी सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं, तो ऑफ कोर्स सी बात है, हमें उसे कंजर्वेशन के लिए हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ हम अपने एंसेस्टर से इनहेरिट कर रहे होते हैं, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि वो चीज़ जो हमको मिली है उसको हम अपने फ्यूचर जनरेशन तक भी ट्रांसफ़र करें। इसीलिए हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट होता है। और एक्सपेरिमेंट और स्टडीज़ तो ये भी बताती हैं कि अगर हमारे बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है तो हमारे इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी में भी फ़र्क देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि कुछ मेजर्स जिसकी वजह से हमारी जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ्स हैं वो कंजर्व या प्रोटेक्ट रहें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, दैट इज़ स्टेक होल्डर्स।
स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स एक ग्रुप ऑफ पर्सन या कम्युनिटी होती है जो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होती है या फिर किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट रखती है, एंड उसके आउटकम से, उसके रिजल्ट से उनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है या फिर उससे अफेक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अब जब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले स्टेक होल्डर्स देखने चाहिए कि उस फॉरेस्ट के, उस एरिया के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला स्टेक होल्डर आता है कि ऐसे पीपल जो उस फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं और उस फॉरेस्ट पे अपनी लाइफ के लिए डिपेंडेंट हैं। फिर दूसरा है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस फॉरेस्ट को या उस लैंड को ओन करता है और उस फॉरेस्ट से हमको जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उस पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। तो दूसरे स्टेक होल्डर्स हुए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि वो भी हमारे फॉरेस्ट पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूरी तरह से डिपेंडेंट है। फिर थर्ड स्टेक होल्डर है हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, मीन्स ऐसे इंडस्ट्री के लोग जो आसपास में इंस्टॉल्ड हैं एंड वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए या फिर रॉ प्रोडक्ट्स के लिए उस फॉरेस्ट पे या उस एरिया पे डिपेंडेंट है। दैट इज़ अवर थर्ड स्टेक होल्डर्स। एंड फोर्थ स्टेक होल्डर्स में आते हैं हमारे जितने भी नेचर के इंथुसियास्ट हैं या वाइल्ड लाइफ के जितने भी इंथुसियास्ट हैं वो लोग, क्योंकि वो नेचर को कंसर्व करते हैं, वो स्टेप्स या मेजर्स लेते हैं जिससे हमारे नेचर को या हमारी वाइल्ड लाइफ कंसर्व हो। सो ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। सो ये स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये लोग कैसे डिपेंडेंट हैं और कैसे हमारे वाइल्ड लाइफ है या जो हमारा फॉरेस्ट है उसके कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं या फिर अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग किस तरह से डिपेंडेंट हैं। वो लोग लकड़ी के लिए, जिससे वो अपना खाना बना सकें, स्मॉल टिम्बर्स के लिए डिपेंडेंट हैं। वो बम्बूस के लिए डिपेंडेंट हैं जिससे वो अपनी झोपड़ी बनाते हैं और अपना बास्केट बनाते हैं फॉर स्टोरिंग फूड। वो अदर एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर के लिए, फिशिंग, हंटिंग के लिए भी डिपेंडेंट है। वो फ्रूट्स को गैदर करने के लिए, वेजिटेबल्स को, नट्स को गैदर करने के लिए, मेडिसिन के लिए भी डिपेंडेंट है। एंड स्पेशली उनके जो जानवर होते हैं, उनके जो कैटल्स हैं, उनके लिए भी वो डिपेंडेंट है, क्योंकि उन जानवरों को अपना खाना या वो जहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं वो फॉरेस्ट ही होते हैं। सो लोगों की फॉरेस्ट पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होने के कारण जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होने लगे हैं या फिर कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर इन जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं इनका यूसेज अगर हम कम कर दें या इनकी डिपेंडेंसी जितना हम इस पर डिपेंडेंट हैं वो अगर हम अपने लेवल पे कंट्रोल करने लगें, उसको कम करते हैं, तो क्या ये जो रिसोर्सेज जो ख़त्म हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा रुक सकें या फिर इन पर कंट्रोल हो सके। फिर दूसरा आता है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ब्रिटिश से हमने अपने इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले तो लिया, पर आज भी जो हमारी लोकल नॉलेज है या फिर जो लोकल नीड्स है उनको आज भी हम इग्नोर करते या हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इग्नोर करता चला आ रहा है। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए जो वास्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट है उनको कन्वर्ट कर दिया मोनोकल्चर्स में, लाइक पाइन या फिर यूकेलिप्टस ट्रीज में। मीन्स अब यूकेलिप्टस और पाइन एक लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। अब इनको प्लांट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले जितनी भी फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन थी उन सबको साफ़ कर दिया। अब पूरे फॉरेस्ट को साफ़ करने की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दी। यहाँ तक कि इससे हमको जो हमारी बेसिक नीड्स थी, लाइक हमें खाना मिलना या फिर कुछ मेडिसिन या हर्ब्स मिलना, फ्रूट्स एंड नट्स मिलना, उस फॉरेस्ट से बंद हो गए या फिर अब हम उस फॉरेस्ट से हमको वो भी नहीं मिल सकता। अब जो प्लांटेशन उन्होंने की लाइक यूकेलिप्टस एंड पाइन ट्रीज, वो उन्होंने इसलिए की क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़फुल था और जो इंडस्ट्री है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। फिर सेम हाल हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का भी था। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने फॉरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ अपनी फैक्ट्रीज़ या फिर अपनी इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल के सोर्स से जैसा ट्रीट किया, यानी कि उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होते थे तो वो अपने फॉरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ एज अ सोर्स की तरह ट्रीट करते थे। एज अ सस्टेनेबिलिटी या फिर कंजर्वेशन का कोई रोल नहीं प्ले करते थे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने एक फॉरेस्ट से कुछ ट्रीज़ कट किए तो उसका उनका कोई भी भरपाई नहीं करते थे। लाइक कि वो जितना उन्होंने पेड़ काटे उसको वापस से वो उगा दें या फिर उतने ही प्लांट कर दें, वो दूसरे फॉरेस्ट में जाके फिर से डिफॉरेस्टेशन करने लगते थे। तो अगर ये चीज़ें भी स्टॉप हो जाती या फिर स्टॉप हो जाएँ तो बहुत हद तक हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे इंथुसियास्ट या फिर बहुत सारे नेचर
को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग या कम्युनिटी है उनके द्वारा काफ़ी सारे प्रोटेस्ट या फिर काफ़ी सारे एक्शंस लिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो अमृता देवी बिश्नोई जी थी, उन्होंने खेजरी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि खेजराली विलेज था नियर जोधपुर इन राजस्थान, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी अलॉन्ग विथ 363 अदर्स। एंड बहुत सारे मूवमेंट्स हुए इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज़ चिपको आंदोलन, जिसका इंग्लिश मीनिंग है हग द ट्रीज मूवमेंट। ये भी हुआ जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। ये जो मूवमेंट था वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम अ रिमोट विलेज कॉल्ड रेनी इन घरवाल, एंड ये हुआ था इन द अर्ली 1970s। सो ये सब कुछ मूवमेंट थे जो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए लिए गए थे, एंड हमको भी अपने लेवल तक फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए अब कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारे फॉरेस्ट जैसे नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हो पाए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारा, दैट इज़ वाटर। वाटर हर लिविंग क्रिएचर जो इस पूरे अर्थ में प्रेजेंट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बेसिक नेसेसिटी है, यानी कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर लिविंग क्रिएचर को चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, जो हम ह्यूमंस वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं उनके कारण जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वो पॉल्यूट हो रही हैं, जिसकी वजह से हमको या पूरे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके लिए हमें वेरियस मेथड्स लेने पड़े जिसकी वजह से हम इस वाटर को अच्छी तरह से कंजर्व कर पाएँ एंड इसको अच्छे से मैनेजमेंट इसको दे पाएँ। अगर बात करें वाटर मैनेजमेंट की तो दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा बात की जाती है। फर्स्ट वन इज़ डैम्स एंड सेकेंड वन इज़ वाटर हार्वेस्टिंग। तो अब देखते हैं कि वाटर कंजर्वेशन में डैम्स एंड वाटर हार्वेस्टिंग कैसे मदद करता है। स्टार्ट करते हैं विद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। वाटर को कंजर्व करने के लिए हम लार्ज डैम्स बनाते हैं और उस डैम का काम ये होता है कि वो पानी को, रेन वाटर को स्टोर करे, जिससे जब पानी की ज़रूरत पड़े या फिर पानी की शॉर्टेज के टाइम पे हम उस डैम के पानी को जो हमने स्टोर करके रखा है वो हम वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। जो हम डैम्स बनाते हैं उसका पानी मेनली यूज़ होता है फॉर इरिगेशन, यानी कि खेतों में सिंचाई के काम आता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम उस डैम के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कैसे हेल्प करता है हमारा डैम, इसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो हमने ये चीज़ लास्ट चैप्टर में डिस्कस की है। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जो हमारा इंदिरा गांधी कैनल है उसने बहुत मदद की है राजस्थान के कुछ एरिया में या कुछ स्टेट में ग्रीनरी लाने के लिए। सो डैम्स एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। लेकिन डैम्स के कंस्ट्रक्शन में हमको बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन फेस करने को मिलता है, यानी कि लोग इतनी आसानी से डैम्स बनाने नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ये आंदोलन इसलिए था जिससे कि जो सरदार सरोवर डैम है जो कि रिवर नर्मदा के ऊपर बनाया गया है उसकी हाइट को हम रेस कर सकें, लेकिन इसमें अपोजिशन फेस करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्यों होता है, यानी कि हम लार्ज डैम्स के कंस्ट्रक्शन में हमको अपोजिशन क्यों मिलता है? इसके बेसिक 3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो उसका ये है कि जब भी कोई डैम बनता है तो उसके लिए हमको लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब हमको लार्ज एरिया चाहिए तो वहाँ के आसपास के जितने विलेजेस हैं, वहाँ के आसपास के जितने विलेजेस के पीपल हैं या फिर ट्राइबल्स, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है एंड किसी अदर जगह उनको रहने के लिए बोल दिया जाता है और उनको उसका कंपनसेशन भी नहीं मिलता। सो ये पहला रीज़न था जिसकी वजह से लोग इसको अपोज करते हैं कि लार्ज डैम का कंस्ट्रक्शन ना हो। दूसरे रीज़न की बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि जितने भी पीपल से जो आसपास के लोग हैं या फिर हम जनता है उससे जितना अमाउंट ऑफ मनी लिया जाता है या जिसको हम पब्लिक मनी कहते हैं, जितना लिया जाता है उस हिसाब से हमको उसी के प्रोपोर्शनेट, यानी कि उतने जितने बेनिफिट्स हमको नहीं दिए जाते, यानी कि पैसा तो हमसे पूरा भरपूर लार्ज अमाउंट में ले लिया जाता है डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उतनी फैसिलिटीज़ या फिर उतना बेनिफिट हमको उस डैम से नहीं मिल पाता, या जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इतने अच्छे से नहीं करते जिससे हमें उससे पूरा बेनिफिट मिल सके। सो ये दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से लोग अपोज करते हैं डैम बनाने में। एंड थर्ड रीज़न है दैट इज़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब डैम बनेगा तो डैम एक लार्ज एरिया कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए हमको लार्ज एरिया की ज़रूरत होगी, तो उतने पूरे एरिया में जितने भी पेड़ होंगे या जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी होगी, जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, उन सबको वहाँ से हटाया जाएगा, जिसकी वजह से पेड़ काटे जाएंगे, जिससे हमारा डिफॉरेस्टेशन होगा एंड अल्टीमेटली हमारी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी। सो ये 3 रीजंस की वजह से जो
डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन है उसको इतना अच्छा नहीं माना जाता या फिर हमको अपोजिशन मिलता है। अब वाटर हार्वेस्ट तो करना ही है, तो इसका नेक्स्ट तरीका आता है हमारा, दैट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग। सो दूसरा तरीका है हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, दैट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग। इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जनरली रेन वाटर का यूज़ करते हैं फॉर कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, या इस एक प्रोसेस है जिसमें हम रेन वाटर को, जब पानी होती है तो उस वाटर को हम कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, एंड फिर हम उस पानी का लेटर ऑन उसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट एंड वेरियस पर्पस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सदियों से हमारे इंडिया में चली आ रही है। पहले के लोगों ने ये सोचा कि जब पानी गिरता है या जब पानी बरसता है, जब रेन होती है, तो वो पानी हमारे छतों में आता है, तो वो जाके पाइप के थ्रू बह जाता है। क्या हो अगर उस पानी को हम कंजर्व करें या फिर उस पानी को हम स्टोर कर लें, तो वो पानी हमारे फॉर लेटर यूज़ हमारे काम आएगा, बिकॉज वो पानी ना तो पॉल्यूटेड है, एक बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, दैट इज़ रेन वाटर। तो उसी को उन्होंने सोचा कि इस पानी को हम स्टोर करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे, हम इसको स्टोर करेंगे, एंड लेटर ऑन हम उस पानी का यूज़ करेंगे, जिसको हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम दिया। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं या बनाए गए जिससे ये पानी को हम कलेक्ट कर सकें। जैसे बात करें अगर राजस्थान की, तो उसमें खादन्स, टैंक्स एंड नदीज़ बनाई गई। बात करें महाराष्ट्र की, तो उसमें भंडारास एंड ताल्स बनाए गए। मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में बुंदीस बनाए गए। बिहार में आहर्स एंड पाइन्स, हिमाचल प्रदेश में कुल्स, जम्मू रीजन में या जम्मू कश्मीर में पॉन्ड्स, तमिलनाडु में इरिस जिसको हम टैंक्स भी कहते हैं, एंड सुरंग्स इन केरला, कट्टास इन कर्नाटका। ये कुछ सम ऑफ द एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग है जिसमें हम पानी के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम आज भी यूज़ करते हैं। अब इस वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक ने, या इस रेन वाटर की हार्वेस्टिंग के टेक्निक ने ना सिर्फ वाटर को मैनेज किया, ना सिर्फ उसको कंजर्व किया, बट इसने बहुत सारे अदर एडवांटेजेस भी दिए, जैसे कि रिड्यूसिंग वाटर बिल एंड ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव किया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, पॉल्यूशन को रिड्यूस किया, जो कि फाइनली या फिर अल्टीमेटली हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जिसको सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की एक सस्टेनेबल यूज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ अवर फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स यानी कि अवर कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि एक सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। सो लेट्स स्टार्ट द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, वैसे ही हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगी। हमारे बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो गए, एंड वो एनर्जी की रिसोर्स एंड वो जो एनर्जी का जो सोर्स था वो हमारे मोस्टली हमारे रिजर्व्स, दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम थे। अब अगर हम बात करें इसके कंजर्वेशन की, तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कंजर्वेशन एंड अभी तो जितने भी रिसोर्सेज हमने अभी पढ़े, दैट इज़ वाटर, फॉरेस्ट, इनके कंजर्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बनते हैं डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास से, और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसीलिए ये रिसोर्सेज को अगर हम अच्छी तरह से यूज़ भी करें, फिर भी ये फ्यूचर में जाके एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और इनके कंजप्शन या जितनी तेज़ी से हम इनको कंजम्पशन कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो एक पॉइंट फ्यूचर में ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, हमारे कोल एंड पेट्रोलियम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि जब इनको ख़त्म होना ही है, चाहे हम कैसे भी यूज़ करें इनको, तो इनका कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? ये सब ख़त्म होना ही है तो इनको कंजर्व क्यों करें? जब तक हैं तब तक हम इनका अच्छे तरह से यूज़ कर ही लें। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों हम नहीं कर सकते? बिकॉज ठीक है, हमने माना कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल से एक पॉइंट के बाद इनको ख़त्म हो जाना है, या फिर बहुत ही कम लाइक नेग्लिजिबल अमाउंट में अवेलेबल रहेंगे। पर बात ये है कि जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको जब हम कंजप्शन करते हैं उनका, या उनको जब हम यूज़ करते हैं, तो जब वो बर्न होते हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस को रिलीज़ करते हैं। अब इन गैसेस के कारण हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो ग्रीन हाउस
इफ़ेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हमको फेस करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए या ऐसी प्रॉब्लम्स हमको ना मिले, इसके लिए हमें इनका एक सस्टेनेबल यूज़ या फिर इनका मैनेजमेंट या कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब फॉसिल फ्यूल्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स एक टाइप ऑफ एनर्जी है, यानी कि हम इससे हमको एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो कुछ मेजर्स हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स जिनका यूज़ करके हम बहुत ही ज़्यादा हद तक हम इस एनर्जी कंजप्शन कम कर सकते हैं एंड एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं। जैसे कि पहला है यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ओन पर्सनल व्हीकल, यानी कि हम अपने पर्सनल व्हीकल की जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें या फिर वॉकिंग या फिर साइकिलिंग जैसी चीज़ें करें, जिससे कि एनर्जी कम यूज़ होगी एंड हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी कम यूज़ होंगे। दूसरी बात, हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग बल्ब्स, यानी कि बल्ब्स का यूज़ ना करके हम एलईडीज़ का इस्तेमाल करें अपने घरों में। हम लिफ्ट की जगह हम स्टेयर्स लें एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे हीटर को ना यूज़ करके हम एक एक्स्ट्रा स्वेटर पहन लें। ये कुछ कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसकी वजह से जो कोल का, पेट्रोलियम का या फिर हमारी एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ हमको इसका बेनिफिट ये मिलता है, यानी कि कोल एंड पेट्रोलियम का अगर हम मैनेजमेंट करें, इसको कंजर्व करें, तो इसका एक और बेनिफिट ये मिलता है कि ये हमारी मशीन्स की एफिशिएंसी को भी एड्रेस करता है। कैसे? जैसे इंजन को चलाने के लिए, इंटरनल कंबशन के लिए हम फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम फ्यूल्स का कंजप्शन कम कर देंगे, तो इससे हमारी जो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ करेगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा एयर पॉल्यूशन भी रिड्यूस करेगा। अब अगर हम इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू समझें कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट किसी भी नेचुरल रिसोर्स की एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। ये इतना ईजी नहीं है जितना हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ के लग रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि जो पीपल हैं हमारे चारों तरफ, वो अपनी नीड्स को या अपने इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटी में रखते हैं, यानी कि वो किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी नीड्स, हमारे इंटरेस्ट को पहली प्रायोरिटी मिले, हमारे काम पूरी अच्छी तरह से बने। लेकिन हमको इस चीज़ का भी रियलाइजेशन होना चाहिए, हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम अपने जितने भी नीड्स हैं, हमारे जितने भी इंटरेस्ट हैं, उनको हम थोड़ा सा लिमिट करें, जिससे जिससे हमारी जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हो जाएँ और हमारे एनवायरनमेंट का भी टोटल डिस्ट्रक्शन या इतना ज़्यादा हार्म हम हमारे एनवायरनमेंट को ना पहुँचे। हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फ़ॉलो करनी चाहिए, हमें जो लॉज़ बनाए गए हैं एनवायरनमेंट कंज़र्वेशन के, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हमको अपने लेवल तक अपना सहयोग देना चाहिए, अपने लेवल तक जितना हमसे हो सके उतना एनवायरनमेंट के कंज़र्वेशन में या इस नेचुरल रिसोर्स के कंज़र्वेशन में हमको अपना योगदान देना चाहिए, जिससे हर इंसान तक हमारे एनवायरनमेंट का या हमारे रिसोर्सेज का बेनिफिट पहुँचे और आगे आने वाली जनरेशन को भी ये सब चीज़ें मिले।